हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, पीडियाट्रिशियन एवं न्यूनेटोलॉजिस्ट। आज हम बच्चों में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम पर डिस्कस करेंगे। ये ऐसा सिम्टम है जिसके कारण माँ बाप यूजुअली परेशान होते हैं, बच्चों को लेकर इधर उधर भागना पड़ता है। ये सिम्टम है फीवर। सबसे पहले बात करेंगे कि फीवर क्या है। फीवर का मतलब है बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। अब कितना बढ़ना वह आप थर्मामीटर से नापें। बच्चों में यूजुअली हथेलियाँ गर्म रहती हैं, सिर गर्म रहता है, वह फीवर नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि बच्चे को फीवर है तो आपको नापना है। घर में इसके लिए एक छोटी सी चीज़ रखनी है आपको, डिजिटल थर्मामीटर, और वो सबके काम आएगा। अब इसके बाद आते हैं कि नापें कैसे। तो फीवर नापने के लिए दो थर्मामीटर आते हैं, एक डिजिटल थर्मामीटर, एक मर्करी थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर यूजुअली आप आँख में जब रखेंगे आपको इस तरह से रखना है। सपोज ये थर्मामीटर है, ये उसका टिप है। थर्मामीटर को आप एक्जिला में रखेंगे अंदर तक और आँख को बंद करेंगे। एक समय बाद एक घंटी बजने लगती है और वही आपके बच्चे का टेम्परेचर है। बच्चों में ओरल टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा या फिर एक्सिलरी टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा को फीवर कहा जाता है। दूसरा थर्मामीटर होता है एक मर्करी थर्मामीटर, जो आप जीभ के नीचे रख सकते हैं और 3 मिनट बाद उसको देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है, वह बच्चे का तापमान है। तो ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं कि फीवर है कि नहीं। इसके बाद आते हैं बच्चों में फीवर के कारण। बच्चों में फीवर के अनेक कारण होते हैं। जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है, पैदा होता है, तो अगर माँ का डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के थ्रू हुआ होता है और बच्चे को फीड अच्छे से नहीं मिल पाता, दूध की पूर्ति नहीं हो पाती, तो उसका शरीर गर्म होने लगता है क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है। तो इस कारण भी बच्चे को फीवर आ जाता है, उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन फीवर। न्यूबॉर्न में दूसरा फीवर का कॉज होता है सेप्सिस। तो सेप्सिस के लिए अपन को एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, बच्चे को एडमिट करना पड़ता है कई बार। तो ये हो गए न्यूबॉर्न में फीवर। इसके बाद आते हैं हम 2 महीने से 6 महीने के बच्चों में फीवर के कॉज क्या हो सकते हैं। इस एज ग्रुप में वायरल फीवर होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि पेशाब की थैली के इन्फेक्शंस होते हैं, ये भी फीवर का कॉज हो सकते हैं। 2 महीने से 6 महीने का बच्चे को अगर फीवर आ रहा है तो घर पे ट्रीट मत कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। टेस्ट अगर ज़रूरी है डॉक्टर के हिसाब से तो ज़रूर करवाइए। इसके बाद आते हैं 6 महीने से 2 साल के एज ग्रुप में। 6 महीने से 2 साल के एज ग्रुप में यूजुअली मोस्ट कॉमनली वायरल फीवर्स होते हैं। तो ये वो फीवर्स हैं, ये वो एज ग्रुप है जो आप घर पे आसानी से ट्रीट कर सकते हैं अगर वह वायरल फीवर है तो। अब बात आती है कि हम वायरल फीवर पहचानें। वायरल फीवर ऐसे फीवर होते हैं जिनमें बच्चा हमेशा आपका प्लेफुल रहेगा, खेलता हुआ रहेगा। फीवर आ रहा है तो अभी बच्चा खेल रहा है, एक्टिव है, दूध पी रहा है, सर्दी है हल्की सी, नाक बह रही है और बुखार आ रहा है। एक और तरीका है कि वायरल फीवर में यूजुअली मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। मल्टी सिस्टम मतलब आंखें लाल हो गई, सर्दी हो रही है, हल्की सी गले में खराश है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए। तो ये मोस्ट लाइकली वायरल फीवर है, इसको आप घर पे ठीक कर सकते हैं। अब दूसरा फीवर होता है बैक्टीरियल फीवर। ये वायरल फीवर के अपोजिट है, इसमें हमें तुरंत डॉक्टर। बैक्टीरियल फीवर को पहचानने का तरीका है कि जब वो फीवर आएगा बच्चा सुस्त हो जाएगा, खेलेगा नहीं, दिन भर भी सुस्त रह सकता है, अपना खाना पीना छोड़ के बैठ जाएगा। पर हाँ, खतरे के लक्षण हमेशा ध्यान रखें। दोनों फीवर्स में, चाहे बैक्टीरियल हो वायरल हो, बच्चा सुस्त पड़ने लगा है, फीवर बहुत तेज आ रहा है 103 102, या फिर बच्चा पेशाब करना कम कर दिया है, या फिर आँख या कान से पानी आ रहा है, पस आ रहा है, या कहीं पे भी शरीर में पस फिल्ड लीजन्स आ गए हैं, बच्चा बता रहा है कि गले में बहुत दर्द है, तो इन सब जगहों में आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। अब हमने डिस्कस कर लिया है कि बच्चों में फीवर क्या होता है, कैसे नापना है, बैक्टीरियल और वायरल फीवर में क्या अंतर है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, खतरे के लक्षण क्या हैं, ये सब अभी हमने जान लिया है। अब हम आते हैं कि हम बच्चे का घर पे बुखार का इलाज कैसे करें। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, वह ज़रूर नोट कर लें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें। एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं कि वायरल है कि बैक्टीरिया, तो आप एटलीस्ट एक ड्रग अपने साथ रखिए, वो होता है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल एक ऐसा ड्रग है जो फीवर में रामबाण की तरह काम करता है। पैरासिटामोल में एक चीज़ आप ध्यान रखें कि कॉम्बिनेशन ना हो। आजकल मार्केट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ गए हैं, पैरासिटामोल आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल मेफिनामिक एसिड। तो इन कॉम्बिनेशन से बचिए। कॉम्बिनेशंस के साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। कॉम्बिनेशन बच्चों में ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। केवल पैरासिटामोल, सिंगल पैरासिटामोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फीवर इन चिल्ड्रन। ये बात ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशंस मत दीजिए। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप पे कि पैरासिटामोल आपके पास है तो वो ड्रॉप है कि सिरप है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ड्रॉप और सिरप में अंतर समझें। मैंने कई बार अपनी ओपीडी में देखा है कि कुछ पेरेंट्स फीवर में ड्रॉप को सिरप के डोज में पिला के ले आते हैं, जिसके कारण लिवर को बहुत डैमेज होने का खतरा होता है। तो ये बात ध्यान रखें। ड्रॉप्स हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, उनका डोज कम होगा। सिरप्स
कंपैरेटिवली डाइल्यूट फॉर्म होते हैं उनका। अब आते हैं पैरासिटामोल का डोज क्या है। वजन के हिसाब से पैरासिटामोल का डोज है 15 mg पर kg, मतलब 15 mg हर किलो पे। तो अगर बच्चे का वेट 10 किलो है तो टोटल डोज पैरासिटामोल का आता है 150 mg। अब ये 150 mg अगर आप ड्रॉप दे रहे हैं, ड्रॉप्स का कंसंट्रेशन यूजुअली होता है 100 mg इन 1 ml, तो 150 mg आएगा 1.5 ml में। वहीं सिरप का कंसंट्रेशन होता है 125 mg इन 5 ml, तो सिरप का डोज आएगा 6 ml फॉर अ 10 kg चाइल्ड। 10 किलो के बच्चे के लिए सिरप 6 ml देना है और ड्रॉप 1.5 ml। अब आप अंतर समझ रहे हैं। अब ये ड्रॉप जो 1.5 ml देनी थी वो आपने गलती से 6 ml दे दी, 4 टाइम्स डोज दे चुके हैं। अब आपके बच्चे के लिवर अफेक्ट हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखें और पैरासिटामोल की ओवरडोज से बचें। तो ये तो हो गई डोज की बात। अब आते हैं कितने अंतराल में हम पैरासिटामोल दे सकते हैं। पैरासिटामोल यूजुअली 8 आवर्स के गैप में दिया जाता है, कभी कभी 6 आवर्ली भी अगर आप पैरासिटामोल दे सकते हैं। 6 आवर्ली से कम मतलब हर 4 घंटे में पैरासिटामोल नहीं देना है क्योंकि डोज ज्यादा हो जाएगा। अगर पैरासिटामोल की डोजिंग का 6 आवर्स से ज्यादा जरूरत है तो अल्टरनेटिव मेजर्स यूज करने हैं, पैरासिटामोल की डोज नहीं देना है। अल्टरनेटिव मेजर्स में और सिरप्स आते हैं, मेफिनेमिक एसिड आता है, लेकिन कॉम्बिनेशन। अब आते हैं और क्या तरीके आप घर पे अपना सकते हैं पैरासिटामोल के अलावा। सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग मतलब गीले कपड़े से आपके बच्चे के शरीर को पोंछना है। एक क्वेश्चन आता है पेरेंट्स के मन में कि कपड़ा गीला कैसे करें, ठंडे पानी से या गर्म नॉर्मल टैप वाटर के पानी से या आरओ के पानी से आपको कपड़ा गीला करना है और बच्चे के शरीर को पूरा ऊपर से नीचे तक पहुंचना है तापमान कम करने के लिए। तीसरा होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब आप अपने बच्चे को तरल पदार्थ देते रहिए। फीवर में यूजुअली बच्चे खाना कम कर देते हैं, तो खाने की चिंता मत कीजिए, पानी देते रहिए, तरल पदार्थ देते रहिए, क्योंकि दे एक्ट एज अ कूलर, दे विल कूल द बॉडी फ्रॉम इनसाइड, तो फीवर अपने आप डाउन। चौथा तरीका है क्लोथिंग। आप अपने बच्चे की क्लोथिंग कम कर दीजिए। कई बार हम उल्टा करते हैं, बच्चे को और कपड़े पहनाने लगते हैं, ठंड लग रही है कपड़े पहना दिए, ऐसा नहीं करना है। क्लोथिंग को कम करना है, अपने आप फीवर शांत। तो ये हो गए बच्चों में फीवर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो आप अपने घर में यूज कर सकते हैं और अपने बच्चे के फीवर को कम कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।